नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने सीजी व्यापम सीजीपीएससी का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। पिछली क्लास में हमने चिमना जी और व्यंको जी के बारे में पढ़ा था, जो कि मराठा कालीन प्रत्यक्ष शासक के अंतर्गत आते हैं। उसी के आगे हम देखते हैं पुरुषा जी और अप्पा जी के बारे में। तो जब चिमना जी की मृत्यु होती है 1811 ईस्वी में, तो उसके बाद जो उनके भाई रहते हैं रघु जी द्वितीय, उनका एक पुत्र रहता है कौन, पुरुषो जी। वो छत्तीसगढ़ क्षेत्र में पुरुषो जी के नाम से शासन सत्ता संचालित करते हैं। और कैसे प्रत्यक्ष करते हैं क्या? हाँ, नाम तो पुरुषा जी का प्रत्यक्ष रखते हैं, लेकिन इस क्षेत्र को जब सूबा शासन व्यंको जी द्वारा घोषित कर दिया जाता है तो सूबेदार ही इस क्षेत्र में बैठाए जाते हैं। ठीक है, तो ये भी सूबेदार के माध्यम से शासन करेंगे, नाम प्रत्यक्ष शासक नहीं आता लेकिन। ठीक, तो शासनकाल 1811 से 1816 तक। ठीक है, इसके समय कौन था? तो बीकाजी गोपाल थे। बीकाजी गोपाल इसके अधीन थे, क्योंकि देखो अब सूबेदार तो की मृत्यु नहीं हो रही ना, शासक की मृत्यु हो रही। तो पहला जो था व्यंको जी था, जिसके समय अंतिम सूबेदार के रूप में देखा जाएगा तो बीकाजी गोपाल। और फिर उनकी मृत्यु के बाद नया जो शासक बना कौन, पुरुषा जी। तो बीकाजी गोपाल का तो टाइम पीरियड चल रहा था, तो वहीं से बीकाजी गोपाल से ही कंटिन्यू करते हैं। तो बीकाजी गोपाल इसके अधीन शासक रहते हैं, आपको याद रखना है, क्योंकि बीकाजी गोपाल का लगभग 8 वर्ष का रहता है इस क्षेत्र में सूबेदारी। ठीक, अब वही यहाँ पर दिया गया कि व्यंको जी की मृत्यु के बाद शासक रघु जी भोसले ने द्वितीय ने, जो कि उनका भाई रहता है, छत्तीसगढ़ के प्रशासन को अपने हाथ में ले लिया और सूबेदारी के माध्यम से सत्ता का संचालन अपने पुत्र पुरुषो जी या पुरुषो जी के नाम से किया। कि तो 22 मार्च 1816 को रघु जी द्वितीय की मृत्यु हो जाती है। 1816 को मृत्यु हो जाती है, उसके बाद पुरुषो जी को गद्दी पर बैठा दिया जाता है। अब रघु जी द्वितीय तो जो नागपुर क्षेत्र है वहाँ के से शासन करते थे, और पुरुषा जी को अपने जो उनके बेटे थे छत्तीसगढ़ क्षेत्र में उनके नाम से संचालन किया। जब उनकी मृत्यु हो जाती है रघु जी द्वितीय को, तो पूर्ण रूप से सभी क्षेत्र पुरुषा जी के अंतर्गत आ जाते हैं। अब पुरुषा जी जो थे वो कैसे थे, मैंने आपको जब चार्ट बताया था तो बताया था कि ये थोड़े अपंग टाइप के थे। तो ये मानसिक और शारीरिक दोनों तरीके से प्रशासन के योग्य नहीं रहते, लेकिन इसका कारण मृत्यु के पूर्व इस कारण से जो रघु जी द्वितीय है उनको पता रहता है कि मेरा पुत्र पूर्ण तरीके से शासन योग्य नहीं है। तो इसके संरक्षक के रूप में जो व्यंको जी का पुत्र रहता है कौन, अप्पा जी, उसको सहयोगी के रूप में नियुक्त कर देता कि आप इसका संरक्षण करेंगे, ये शासक रहेंगे और शासन को संचालित करने के लिए आप उनके सहयोग करेंगे। ठीक है, लेकिन जैसे ही पुरुषा जी गद्दी पर बैठा तो समस्त बागडोर अप्पा साहब ने संभालना शुरू कर दिया, क्योंकि ये मानसिक और शारीरिक तौर पर क्या है, अयोग्य थे। किंतु अब क्या है, सहयोगी सहयोगी ही होता है, शासक शासक होता है। तो इसे भी शासन की लालसा आई, और जाहिर तौर पर देखा जाए तो व्यंको जी के पुत्र थे तो उनको छत्तीसगढ़ का शासन मिलना था, लेकिन मिलता नहीं है और इस केवल सहयोगी रहते हैं। तो ये अपनी महत्वाकांक्षाओं के कारण क्या करते हैं, अंग्रेज जो रेजिमेंट रहते हैं जेनकिंस, उनके साथ जाकर मिल जाते हैं। अंग्रेज रेजिमेंट जेनकिंस के साथ मिल जाते हैं और समझौता करके जो पुरुषा जी हैं उनके खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, षड्यंत्र बनाते हैं। अब अंग्रेजों का ऐसा था कि आप हमसे सहयोग प्राप्त कर रहे हैं तो आपको भी हमें सहयोग प्राप्त करना पड़ेगा, और एक संधि करनी पड़ती थी। मैंने शुरू से बताया, जहाँ भी आपको सहयोग लेना पड़े वहाँ आपको संधि करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसे भी आगे चलकर संधि करनी पड़ती है, और वो संधि क्या रहती है, सहायक संधि। ठीक है, तो इसने अपनी महत्वाकांक्षा को देखते हुए अंग्रेज रेजिडेंट जेनकिंस से समझौता करके षड्यंत्र करता है पुरुषा जी को मारने के लिए। ठीक है, और उसकी हत्या भी करवा देता है। तो अप्पा साहब ने गुप्त रूप से 27 अप्रैल 1816 को अंग्रेजों से सहायक संधि कर ली, और 1 फरवरी 1817 को अप्पा साहब के इशारों पर पुरुषा जी की हत्या कर दी गई। किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है, अब सहायक संधि से ऐसा होता था कि आप हमारे मित्र हैं, मतलब
सहायक संधि के बाद क्या हो जाता था, अंग्रेज और जो सहायक संधि कर रहे हैं वो तो मित्र हो गए, लेकिन साथ में ही अगर अंग्रेजों का जो मित्र है वो भी आपका मित्र होगा और अंग्रेजों का जो दुश्मन है वो भी आपका दुश्मन होगा। साथ में ही अगर वो अंग्रेज का कोई बाय द वे दुश्मन है लेकिन वो आपका घनिष्ठ मित्र भी होना तो भी आपको उससे दुश्मनी करनी पड़ेगी। ये था सहायक संधि। और उसी के जाल में कौन फंस जाता है, अप्पा साहेब अपने महत्वाकांक्षा के कारण उनसे सहायक संधि तो कर लेता है लेकिन उनके जाल में फंस जाता है। अब पुरुषा जी की मृत्यु हो जाती है तो उनके बाद उनकी पत्नी काशीबाई सती हो जाती है, जो उनकी पत्नी रहती काशीबाई वो भी सती हो जाती है साथ में। तो अब पूरा शासन व्यवस्था अप्पा जी संभालने लग जाते हैं। ठीक है, तो ये था पुरुषा जी के बारे में। पुरुषा जी और अप्पा जी रिलेटिव है, मतलब दोनों के जो पॉइंट्स है रिलेटिव हैं। तो आपको ऐसे ही याद रखना है कि व्यंको जी जब मृत्यु हो जाती है तो पुरुषा जी को रघु जी द्वितीय जो है, मतलब व्यंको जी की जब मृत्यु होती तो जो उनका भाई रहता है रघु जी द्वितीय, उन्होंने क्या करते हैं कि अपने भाई का पूरा साधन सत्ता संभालने लग जाता है और अपने बेटे पुरुषा जी के नाम से ही सूबेदारी व्यवस्था को संचालित करता है छत्तीसगढ़ में। लेकिन जब रघु जी द्वितीय की मृत्यु होती तो उससे पहले क्या करते हैं, क्योंकि उसे पता रहता है पुरुषा जी क्या है, मानसिक और शारीरिक रूप से अयोग्य है शासन के लिए, तो अपने भाई व्यंका जी के पुत्र अप्पा जी को उसके संरक्षक सहयोगी के रूप में नियुक्त करता है। लेकिन रघु जी द्वितीय की मृत्यु के बाद अपनी महत्वाकांक्षाओं को देखते हुए अप्पा जी क्या करता है, अंग्रेजों के साथ संधि कर लेता है और पुरुषा जी की हत्या करवा देता है सत्ता की लालसा में। ठीक है, लेकिन अब उसकी संधि आगे चलकर उसी के विपरीत काम करने लग जाती, कैसे वो हम अप्पा साहब में देखेंगे। तो इतना था आपके परसो जी साहब ने। ठीक है, उनकी जो पत्नी रहती है वो उनके साथ वो हो जाती है, क्या बोलते हैं, सती हो जाती है। इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, अप्पा जी और पुरुषा जी से क्वेश्चन लगभग आते नहीं, आपको केवल ईयर याद करना है क्योंकि वो सूची मिलाने में दे दिया जाता है। फिर अब जब 16 में इनकी मृत्यु करवा दी जाती है या हत्या करवा दी जाती है तो 16 से 18 तक फिर अप्पा साहब शासन करने आ जाते हैं। ठीक है, अब अपने चचेरे भाई के खून से हाथ रंग कर अप्पा साहब नागपुर और उसके अधीन राज्य छत्तीसगढ़ का शासक बना, अभी हमने देखा। इसके अधीन कौन सूबेदार आएंगे, तो सखाराम आएगा, सीताराम आएगा और यादवराव दिवाकर आएंगे। सखाराम सीताराम टाटिया कुछ समय के लिए रहते हैं, इनका शून्य वर्ष लगभग महीनों में रहता है इनका समय। फिर यादवराव दिवाकर आते हैं, यादवराव दिवाकर। ठीक है, तो सखाराम हरि और सीताराम टाटिया, फिर यादवराव दिवाकर आ जाते हैं। फिर 27 नवंबर 1817 को अंग्रेजी सेना और अप्पा साहब के सेना के मध्य सीताबर्डी की लड़ाई लड़ी। क्यों लड़ी गई, अभी कारण अभी आप देखेंगे। अब इसने क्या किया था, सहायक संधि किया था। किसने सहायक संधि किया था, अप्पा जी भोसले ने सहायक संधि किया था। किसके साथ, ब्रिटिशर्स के साथ। तब उसे सहायक संधि के तहत क्या करना पड़ेगा कि जो अंग्रेजों का दुश्मन है उसे भी अपना दुश्मन मानना पड़ेगा, चाहे वो उसका दोस्त ही क्यों ना हो। तो यही होता है जब अंग्रेज जो पेशवा के विरुद्ध लड़ते रहते हैं, पूना के जो पेशवा रहते हैं जो मराठा के अंतर्गत आते थे, मराठा के अंतर्गत सिंधिया, पेशवा, भोसला, होलकर, ये सब 4 भाग में डिवाइड थे, जिसमें से भोसला हमारे क्षेत्र में शासन करते थे, पूना क्षेत्र में पेशवा। जब उनके खिलाफ ब्रिटिशर्स लड़ते हैं तो इनको सहायक संधि के तहत अंग्रेजों की सहायता करनी पड़ती, लेकिन ये क्या करता है, नहीं करता है। उनकी सहायता करने के बजाय अपने जो मराठा भाई हैं उनकी सहायता करने के लिए मतलब धोखा कर देता है अंग्रेजों के साथ। तो यही बात अंग्रेजों को चुभ जाती है। अब धोखा तो किया लेकिन अंग्रेज जीत भी गए, तब वो तो इनकी बैठ में जाएंगे ना, तो वही होता है। तो इनके विरुद्ध क्या हो जाता है, जब सीताबर्डी की युद्ध लड़ी जाती है तो अप्पा साहब अंग्रेजी सेना का सहायता न करके मराठों का सहायता देता है और अंग्रेजों के साथ लड़ता है, जिसमें अप्पा साहब बुरी तरह से परास्त हो जाते हैं। ठीक है, 1818 ईस्वी में अप्पा साहब को पदच्युत कर दिया जाता है, क्योंकि सहायक संधि के तहत भाई तुमने हमारा साथ नहीं दिया, तो अब क्या करेंगे अंग्रेज, इसको भी सत्ता से हटा देंगे। तो 1818 में से सत्ता से हटा देते हैं और ये फिर अपनी जान बचाने के लिए भागा भागा फिरने लगते हैं ना, अंग्रेजों से अपनी जान बचाने के लिए भागा भागा फिरने लगते हैं। ठीक है, इस राज्य में ब्रिटिश नियंत्रण स्थापित हो जाता है और अप्पा साहब भोसले का शासन समाप्त हो जाता है। लेकिन अब ये तो भागा भागा फिर रहा है क्योंकि सहायक संधि स्वीकार इसने किया था और तोड़ दिया, लेकिन इसका एक पुत्र रहता है रघुजी तृतीय नाम से, वो रहता है अल्पवयस्क, अवयस्क। सहायक संधि में उसके क्षेत्र को हड़पा नहीं जाता था, हड़प नीति जैसा नहीं था। संधि की है तो आपको संधि के अकॉर्डिंग हमारा बात मानना पड़ेगा। तो ये क्या करते हैं, जब तक कि रघुजी तृतीय वयस्क नहीं हो जाएंगे तब तक अब हम सत्ता का संचालन करेंगे, अप्पा जी को करने नहीं देंगे। ऐसा करके उस क्षेत्र में फिर ब्रिटिश नियंत्रण आ जाता है और इस अप्पा साहब भोसले के आगे से हम फिर ब्रिटिश नियंत्रण मराठा काल देखते हैं। ठीक है, तो ये था अप्पा साहब के बारे में। इंपॉर्टेंट क्या है, ईयर याद रखना, शासनकाल 16 से 18 तक करता है। सहायक संधि किया रहता है, ये याद रखना है। ठीक है, फिर 1818 में से हटा दिया जाता है क्योंकि सहायक संधि को तोड़ देता है ये।
उसके बाद जो भोसला वंश है या जो मराठा शासन है जो छत्तीसगढ़ में था वो ब्रिटिशर्स के अधीन आ जाता है अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, अब देखते हैं कि इसके अधीन 3 शासक थे, वो भी आपको ये साथ में याद रख लेना। अंतिम 3 सखाराम हरि, सीताराम टाटिया और यादवराव दिवाकर, ये तीनों अंतिम रूप से अप्पा साहेब भोसले के शासनकाल में थे। ठीक, तो इतना था आपके अप्पा भोसले और पुरुषा जी के बारे में। अब कुछ जो शासक अभी हमने पढ़े उनके समय में जो सूबा अधिकारी थे और यूरोपीय यात्री आए वह भी हमने देखा था, उसका यहाँ पर एक छोटा सा चार्ट बना है, इसे भी कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो बिम्बाजी भोसले, इनके समय में तो सूबा व्यवस्था आई नहीं थी, तो प्रत्यक्ष नियंत्रण प्रत्यक्ष शासन करते थे। लेकिन इनके समय में यूरोपीय यात्री आए थे, कौन? मिस्टर मॉट और अलेक्जेंडर इलियट। मिस्टर मॉट और अलेक्जेंडर इलियट। मिस्टर लैंकी भी पढ़े थे हमने, मिस्टर लैंकी भी पढ़ा था, लेकिन वो 1790 में आते हैं बोला जा रहा है मिस्टर लैंकी। ठीक है, तो आनंदीबाई के समय में उसे याद रखना, आनंदीबाई के समय में मिस्टर लैंकी आएंगे। ठीक, अगर आनंदीबाई नहीं दिया गया ऑप्शन में तो आप बिम्बाजी भोसले ले सकते हैं, या फिर चिमड़ा जी दिया हुआ है ऑप्शन में तो आप चिमड़ा जी को भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है। मिस्टर लैंकी आनंदीबाई के समय में आया था और सूबा व्यवस्था वहाँ से फिर चालू हो जाता, तो कौन थे? महिपत राव दिनकर थे, ये तो याद है। फिर वेंकोजी भोसले के समय में तो 6 थे, महिपत राव भी था, विट्ठल राव भी था, भवानी कालू था, केशव गोविंद था, फिर बीकाजी गोपाल, बीकाजी पिंडरी ये भी थे, बीकाजी पिंडरी फिर बीकाजी गोपाल, ये सभी 6 के 6 आपके सूबा शासक वेंकोजी भोसले के समय में आते हैं। ठीक है, लेकिन इनके समय में कुछ यूरोपीय यात्री भी आते हैं। 2 तो हमने देखा था 1790 में फॉरेस्टर और 1795 में जेटी ब्लंट, जिसने रायपुर और रतनपुर की यात्रा की थी। एक ने 13 मार्च में और 31 मार्च को और फिर 13 मई को। ठीक है, 31 मार्च को और 13 मई को ये पढ़ा था। ठीक है, 31 मार्च को आपके रायपुर और फिर 13 मई को रतनपुर की। तो ये था वेंकोजी भोसले, आनंदीबाई। और बिम्बाजी भोसले का दोनों याद रखना, मिस्टर मॉट और अलेक्जेंडर इलियट। अलेक्जेंडर इलियट, ठीक है, मॉट और इलियट, तो टट आ रहा है, इलियट मॉट, मॉट यट, तो मॉट यट दोनों बिम्बाजी भोसले के समय में। ठीक है, आगे और भी जो यूरोपीय यात्री आएंगे उसे भी हम देखते चलेंगे। अच्छा, एक और आया था कौन? वेंकोजी भोसले के समय में कोलब्रुक। कोलब्रुक कब आया था? तो 1799 में आया था। और इस समय में सूबेदार कौन था? तो केशव गोविंद था, याद रखना है ना। वेंकोजी भोसले के समय तीनों आए, फॉरेस्टर, जेटी ब्लंट और कोलब्रुक। ठीक, लेकिन उस समय में सूबेदार कौन करते थे? फॉरेस्टर के समय में महिपत राव, जो कि लैंकी के समय में भी थे। फिर मिस्टर जेटी ब्लंट के समय में विट्ठल राव, तो ट और ठ से रिलेट कर लेना इसको, ट ठ से जेटी ब्लंट और विट्ठल राव दिनकर। और कोलब्रुक केशव गोविंद, तो क से ये रिलेट हो जाएगा, केशव गोविंद के समय में कोलब्रुक। ठीक, ईयर भी याद रख लेना। तो ये बहुत ही शॉर्ट था, बहुत ही कम था इसमें कंटेंट, आपको केवल कहानी के रूप में इसको देखना था कि कैसे पुरुषा जी बनते हैं, पुरुषा जी को कैसे अप्पा जी हटाते हैं, और अप्पा जी सहायक संधि तो करता है लेकिन साथ नहीं देता, तो कैसे उस ब्रिटिशर्स यहाँ आकर शासित हो जाते हैं। और कब तक? जब तक रघुजी तृतीय वयस्क नहीं हो जाते तब तक। ठीक है, उसके आगे फिर अच्छा अप्पा जी जो रघुजी तृतीय जो है वो जब वयस्क हो जाएंगे तो पुनः मराठा काल आ जाता है, ये था। ठीक है, अब इनके समय में तो हमने कुछ देखा ना, सूबा व्यवस्था चल रहा था, तो सूबेदारों ने भी तो कुछ काम किए होंगे इस क्षेत्र में जब वो प्रतिनिधि थे मराठों की। तो अब उनके बारे में हम अगले लेक्चर से देखेंगे, सूबा व्यवस्था के बारे में कि सूबा शासन था क्या, कैसा था, उन्होंने क्या क्या कार्य किए। ये था आपका प्रत्यक्ष शासक जिसे आज हमने कंप्लीट किया। और साथ में जो जैसे मैंने बताया रघुजी तृतीय प्रत्यक्ष आएंगे, कैसे ब्रिटिशर्स आएंगे अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ शासन करेंगे, ब्रिटिश का शासन रहेगा ना, तो मराठा शासन ब्रिटिश के नियंत्रण में रहेगा। ये सब मैंने बताया है, लेकिन वो हम आगे के पॉइंट में देखेंगे। प्रत्यक्ष मराठा के बाद हम इनके अंदर जो शासन कर रहे थे सूबेदार, उसका क्रम देखेंगे, और फिर इस सूबेदार के आगे हम देखेंगे कि ब्रिटिश जो अधिकारी आएंगे उनके बारे में। ठीक है, तो अगर कोई भी डाउट हो इस लेक्चर में तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ मैं क्या बोलना चाह रहा था कि अभी हमने देखा प्रत्यक्ष शासक देख लिया, इसके अंदर में जो भी आए जैसा कालक्रम चलेगा वो मैंने पूरा बता दिया, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना कि इसके बाद हमें ब्रिटिश नियंत्रण मराठा काल देखना है, नहीं देखना है। क्यों नहीं देखना? क्योंकि इनके अंतर्गत अभी हमने पहले देखा ना, अगर आपने चार्ट देखा हुआ तो इनके बाद क्या था? सूबा व्यवस्था था, तो सूबा व्यवस्था को देखना। क्यों? क्योंकि ये प्रत्यक्ष शासकों के अंतर्गत सूबेदार नियुक्त थे छत्तीसगढ़ क्षेत्र में, और छत्तीसगढ़ क्षेत्र में उन्होंने क्या कार्य किया उसे पहले देखेंगे। उसे कवर करने के बाद फिर हम ब्रिटिश अधीन मराठा काल में आएंगे, फिर पुनः मराठा काल, एंड देन फिर
पूरा ब्रिटिश जो प्रत्यक्ष रूप से यहाँ नियंत्रण करेंगे उनका। ठीक है, तो अगर कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। 1 से 2 बार इस लेक्चर को देखिएगा, नॉर्मल कहानी जैसा है, आपको याद हो जाएगा। ठीक, ये वाला चार्ट जो है इम्पॉर्टेंट है, इसके अतिरिक्त बाकी नॉर्मल है। आगे नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।